चलो स्टूडेंट्स देखिए, आज से हम शुरू करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अवर कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स, इसलिए लोग ना इसको हल्के में ले लेते हैं। बट अगर आप आगे जाके किसी बायोकेमिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आपको बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है या बायो से रिलेटेड कोई फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनीवे, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा शब्द कहता हूँ बायोमोलिक्यूल, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए बायोमोलिक्यूल सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल और एक है बायो। तो बायो मीन समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, करेक्ट, और मॉलिक्यूल मीन समथिंग रिलेटेड टू केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल स्पीसीज, ऐसा हम कहते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायो मॉलिक्यूल? तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर या ऐसा केमिकल स्पीसीज रहा होगा जो लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा होगा, अपने ह्यूमन लाइफ से या फिर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, प्लांट में भी लाइफ होती है। तो लाइक दैट लाइफ से कहीं ना कहीं वो केमिकल स्ट्रक्चर रिलेट कर रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं लाइफ के साथ वो केमिकल मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होगा। दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। तो जरा इसकी डेफिनेशन हम देखें तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा डेफिनेशन, दैट इज दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। आप चेक कीजिए क्या लिखा है मैंने, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू वी मीन बाय लाइफलेस मॉलिक्यूल्स? मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर खुद का कोई लाइफ नहीं होता है, इट इज प्योर केमिकल, इट इज नथिंग बट अ केमिकल, ठीक है। इट डज नॉट हैव लाइफ, केमिकल डज नॉट हैव लाइफ, याद रखिए, इट्स अ लाइफलेस मॉलिक्यूल, इट्स जस्ट अ केमिकल, इट डजंट हैव इन इट्स लाइफ। इसको फीलिंग्स नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स को फीलिंग्स नहीं होती है, दे कैन नॉट they don't depend on any other thing, they are just lifeless molecules, they are non living things, right? But are very important for sustaining life and life processes। मतलब क्या है? ये ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर खुद के अंदर तो कोई जान नहीं होती है, बट ये मॉलिक्यूल जो है वो किसी की जान को सस्टेन कर सकते हैं, मतलब किसी लाइफ प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपकी जो बॉडी है, आप जिंदा है तो आपकी जो बॉडी है ऑफकोर्स उसके अंदर कुछ लाइफ प्रोसेस हो रहे होंगे, जैसे डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और भी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहे हैं। तो आपके बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स है, जैसा आपने सुना होगा, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर बहुत सारे केमिकल्स भी आपके बॉडी के अंदर है। आपका ब्लड भी एक केमिकल है, आप जो वाटर पीते हैं वो भी एक केमिकल है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स जो है ना कहीं आपको जिंदा रखते हैं। पर क्या वाटर एक लिविंग थिंग है? नहीं, वाटर तो नॉन लिविंग है बिकॉज इट्स अ प्योर केमिकल। क्या आपके अंदर जो प्रोटीन है क्या वो लिविंग थिंग है? नहीं, प्रोटीन इज अ प्योर केमिकल। तो ये सारे केमिकल्स जो है वो एक जान को सस्टेन करते हैं, आई कैन से लाइफ को सस्टेन करते हैं या फिर आपके लाइफ के प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफलेस है लेकिन लाइफ को सस्टेन कर सकता है या फिर लाइफ को क्या कह सकते हैं हम लोग, लाइफ को जैसे प्रोसेसेस में हेल्प करता है, लाइफ प्रोसेस में, उनको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है, बायोमोलिक्यूल इज प्योरली अ केमिकल, इट डज नॉट हैव लाइफ। दूसरी बात, बायोमोलिक्यूल का काम क्या है अपने को इस रिएक्शन के अंदर? वी अंडरस्टैंड बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, करेक्ट। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्टेंट गिव्स बायोकेमिकल प्रोडक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर जो केमिकल यूज हो रहा है वो नॉर्मल केमिकल्स है। और बायोकेमिस्ट्री का रिएक्शन अगर मैंने कोई लिखा, समझो अगर मैं कोई जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लिखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है, जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है सॉइल में से, फिर सनलाइट का प्रेजेंस के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम बाद में कंज्यूम करते हैं। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहे होंगे उन मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा? बायोमोलिक्यूल कहूँगा, दैट्स इट। अब ऐसे कितने तरह के बायोमोलिक्यूल्स है जो आपके लाइफ को सस्टेन करते हैं? बताइए, बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे पहला अगर मैं कहूँ तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये जो बायोमोलिक्यूल्स है बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ को सस्टेन करते हैं। दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपकी लाइफ को सस्टेन करता है या किसी भी आपके लाइफ को, यानी किसी भी लिविंग थिंग के लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स का भी लाइफ होता है, ह्यूमन का भी लाइफ होता है, लाइक दैट, ठीक है, एनिमल्स का भी लाइफ होता है, इस तरह से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइफ को हैंडल करता है, वो क्या है? लिपिड्स। दीज आर आल्सो द केमिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच सस्टेन लाइफ, ऑलराइट। उसके बाद में हम को तो पता ही है, बहुत जरूरी, विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज विटामिन। और दूसरा उसके बाद में आ सकता है हार्मोन्स, ठीक है। और उसके बाद में और सबसे ज्यादा, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं।
क्या सिर्फ इतने ही बायोमोलिक्यूल्स है? नहीं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अगेन बायोमोलिक्यूल्स, बट इतने क्या है हमको पता होने चाहिए एक 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, दैट इज वाई इतने मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा केमिकल है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? एनर्जी, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। प्रोटीन का मेन काम क्या है? ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल ग्रोथ हो गया, हेयर ग्रोथ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स क्या है? ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। लिपिड्स क्या एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑयल्स एंड फैट्स। देखिए आपके बॉडी में बहुत सारा ऑयल्स भी है अलग टाइप का, और फैट्स भी है। आप जो खाना खाते हैं उसमें भी ऑयल्स और फैट्स होते हैं, तो उनका एक मेजर कंस्टिट्यूएंट फॉर्म करता है एक केमिकल जो आपकी लाइफ को ऑब्वियसली सस्टेन करता है, तो उसे हम कहते हैं लिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा आपको विटामिन तो पता ही है, विटामिन आपके वेयर एंड टेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके बॉडी की नीड होती है, ठीक है। तो विटामिन अगेन वी नो इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेयर एंड टेयर ऑफ द सेल्स, आई कैन से लाइक दैट, ठीक है। हॉर्मोन्स हमको पता है, हॉर्मोन्स आर केमिकल विच ब्रिंग द biological change in your body। तो हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे ब्रिंग बायोकेमिकल चेंज या फिर बायोलॉजिकल चेंज, लेट मी से लाइक दैट, बायोलॉजिकल चेंज इन योर बॉडी, ठीक है, लाइक दैट। इनफैक्ट एंड न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अभी उम्मीद करता हूँ आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इतना आपको पता होना चाहिए। हमारा सिलेबस क्या कहता है कि आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर सिर्फ नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में स्टडी करना है, नंबर 2 प्रोटीन को डिटेल में स्टडी करना है, नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में स्टडी करना है। तो लिपिड्स, विटामिन, हार्मोन्स और भी बाकी के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है इनका हमको स्टडी करना नहीं है, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है, देन प्रोटीन एंड सबसे छोटा पार्ट आएगा न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको डीएनए और आरएनए जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए और आरएनए रियल लाइफ में दिखते कैसे, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला टॉपिक, ठीक है। अभी हम शुरू करने वाले आज के फर्स्ट लेक्चर से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट से। तो हम धीरे धीरे करके कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से आए, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया, ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग ढूंढेंगे। बहुत सारे टाइप के रिएक्शन देखेंगे, और ग्लूकोज जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुक्रोज जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, साइंटिस्ट ने इनको कैसे पहचाना वगैरह वगैरह। देखिए कार्बोहाइड्रेट ये नाम क्यों रखा गया था पता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसा होता है। देखिए इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों रखा गया था, ताकि हमको समझ सके कि साइंटिस्ट ने इनको ऐसे पहचाना था कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ना व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? तो देखिए कार्बन जो है ऐसा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब क्या, कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर। तो ऐसा एक वाटर सराउंडेड है, यहाँ दूसरा वाटर सराउंडेड है, यहाँ तीसरा वाटर सराउंडेड होगा, यहाँ चौथा वाटर सराउंडेड होगा। तो कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहा होगा कि कार्बन विच इज गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर विल बी कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट को लगता था, तो उन्होंने यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इनका एक फॉर्मूला बनाते हैं कि कार्बन जो है वो x टाइम्स रहा होगा, तो उसी समय उसको घेरने वाला वाटर जो है उसके आसपास y टाइम्स रहा होगा। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, x एंड y एक नंबर है, तो x एंड y कैन टेक एनी वैल्यूज, ठीक है, दे आर नॉन जीरो वैल्यूज, दे कैन टेक एनी वैल्यूज हियर, ठीक है। एंड इनफैक्ट x एंड y कैन बी सेम आल्सो, तो x एंड y आर जस्ट नंबर्स, दैट्स इट। तो अगर x मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं ग्लूकोज, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट्स अ शुगर, ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हमको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6, आपने बचपन से पढ़ के रखा होगा, C6H12O6, राइट। तो कैन आई राइट C6H12O6 एज C6H2O6 टाइम्स। देखिए यही तो लिखा है मैंने, C6H12O6 ही हुआ ना, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 6, y की वैल्यू भी क्या हो गई 6, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला, जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है ना, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ऐसा साइंटिस्ट ने बहुत बहुत पहले जब डिस्कवरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हुआ तभी बताया था। उसी तरह से हमने इसको बाद में अप्लाई करके देखा फ्रुक्टोज पे, फ्रुक्टोज तो ठीक है, सुक्रोज पे। सुक्रोज इज ऑल्सो अ वेरी गुड शुगर। ये तो इनफैक्ट अपना टेबल शुगर मतलब हम जो खाने में जो शुगर खाते हैं अपने घर पे, जो शुगर आता है वो यही होता है,
टेबल शुगर सुक्रोज होता है, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11, ठीक है। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ऐसा नहीं लगता, CH2O के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर C की जो वैल्यू है वो रही होगी 12, ठीक है, और H2O की वैल्यू रही होगी 11, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 12, y की वैल्यू क्या हो गई 11, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने कहा था ना x और y कोई भी नंबर है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन किसी भी कंपाउंड को हम कार्बन के आजू बाजू सराउंडेड बाय वाटर ऐसा लिख पाए तो हम समझ जाएंगे कि उसे हम क्या कहें, कार्बोहाइड्रेट्स। ये डेफिनेशन काफी लंबे समय तक चली, 4-5 सालों तक चली। फिर धीरे धीरे क्या है, हमने एक्सेप्शंस देखना शुरू कर दिया। इसके अंदर हमने क्या देखना शुरू कर दिया कि देखिए एसिटिक एसिड अगर हम देखें, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है CH3 C डबल बॉन्डेड टू OH, करेक्ट। तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ C2H4O2, करेक्ट। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं C2 कार्बन H2O, ठीक है। कार्बन इधर ले लेते हैं हम लोग 2 बार और वाटर भी यहाँ पर ले लेते हैं 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 1 हो गई, y की x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू भी क्या हो गई 2 हो गई। तो ये भी तो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। पर हम जानते हैं एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो आप मुझे बताइए क्या एसिटिक एसिड को हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ब्लाइंडली ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहता था कि whenever carbon is getting surrounded by water or whenever the compound satisfies this kind of formula, we say that the compound is carbohydrate. This went on for 4-5 years and then later on we discovered कि एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला तो ऐसा लिखता है, उसको भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पर हम जानते हैं कि वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन है वो रॉन्ग है, वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से हमको पता चला रैफिनोज, ठीक है। इसका भी अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, अभी आई डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला एक्चुअली, बट रैफिनोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसको भी इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इस तरह से हमको और भी मॉलिक्यूल्स मिलने लग गए जो कहीं ना कहीं ये फॉलो नहीं कर रहे थे। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। तो धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई, थोड़ी सी रिसर्च हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन टुडे वी अंडरस्टैंड द न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर, ध्यान से सुनिएगा बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, ध्यान से सुनिए ये वर्ड, आपको कुछ याद आना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। कुछ याद आया ये वर्ड सुन के, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और ये क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव, जिससे कुछ याद आना चाहिए आपको, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आज के जमाने में हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड कुछ भी हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी किस कंपाउंड्स के पास होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी उसके अंदर कम से कम एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए, और कायरल कार्बन है तो भी बाकी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी अराइज होती है कि वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर सकते हैं बाय सम एंगल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लेफ्ट साइड में भी रोटेट कर सकते हैं बाय सम एंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी है बाय विच द कंपाउंड हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स है इनके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी तो यही है कि इन कंपाउंड्स के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कंपाउंड के पास बाकी सब कुछ है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो मैं उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकता। कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
राइट। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कार्बन के अंदर कायरलिटी होनी जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको कायरल कार्बन क्या होता है ये तो पता ही होगा कि ऐसा कार्बन जिनके चारों बॉन्ड्स अलग ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। जब भी ऐसा कार्बन होता है तो अनसिमेट्री आ जाती है मॉलिक्यूल में, डिससिमेट्री आ जाती है मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, इसका मतलब कायरल कार्बन तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड आप देख पा रहे होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोर देन 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए, मोर देन 2 OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है कि नहीं, तो 2 से ज्यादा या 2 भी बोल सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आपके पास में है तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये ग्रुप भी होना चाहिए। तीसरा, the compound has to be aldehyde, strictly it has to be aldehyde, or it can even be a ketone। क्या कंपाउंड एसिड हो सकता है? नहीं। क्या अमाइन हो सकता है? नहीं। क्या ईथर हो सकता है? नहीं। क्या अल्काइड हो सकता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड होना चाहिए, या तो फिर वो क्या होना चाहिए? कीटोन। 3 पॉइंट्स मैंने बताया किसी भी कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के। सबसे पहले वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन तो रहा होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स उसके अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए। और तीसरा पॉइंट, द होल कंपाउंड शुड बिलोंग टू अल्डिहाइड कैटेगरी और द कीटोन कैटेगरी। दीज आर द 3 क्राइटेरिया वेयर यू कैन अंडरस्टैंड वेदर द कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नाउ अगेन कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे करके क्लासीफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम आते हैं। क्लासिफिकेशन दिखाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम क्यों ऐसा सब पढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि बायोमोलिक्यूल जितना आप सोचते हैं इतना छोटा मॉलिक्यूल नहीं है। बायोमोलिक्यूल एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रखिए बायोमोलिक्यूल कैसा टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा, एक मैक्रो, MACRO, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जैसे पॉलीमर चैप्टर में हमने देखा था कि पॉलीमर्स कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो वैसे ही जो बायोमोलिक्यूल है एक टाइप का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है एकदम, ठीक है। तो ध्यान से रखना कि बायोमोलिक्यूल्स आर मैक्रो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स मोस्टली हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, यानी पॉलीमर होगा, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीमर होगा। और हमको पता है कि किसी भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, उनके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा हमको? उनके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ उनके कंपोनेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कंपोनेंट्स मिलते हैं, ऐसा मुझे कहना चाहिए। देखिए ना, आप मोनोमर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी तो पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, इसी का मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको वापस मोनोमर्स मिलेंगे कि नहीं, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमने पॉलीमर चैप्टर में ऑलरेडी सीखा है। उसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स तो एक पॉलीमेरिक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बायोमोलिक्यूल का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो भी बायोमोलिक्यूल्स ही होंगे। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सिंपलर यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपलर यूनिट्स कहते हैं, जिनको कंबाइन होकर इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल बना है। ये मेरा आपको मतलब समझाने का मतलब था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इट्स अ मॉलिक्यूल, तो मान लेते हैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर है उसका, कॉइल स्ट्रक्चर है, एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, कॉइल स्ट्रक्चर, गुचा हुआ स्ट्रक्चर एकदम। तो जब मैं इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा मैं जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो आपको नहीं लगता मुझे यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट्स मिलेंगे? मोनोमेरिक यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसे सिंपल कहूँ कि यहाँ पर मुझे सिंपल यूनिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिंपल यूनिट्स मिलेंगे। और ये जो सिंपल यूनिट्स है वो अपने कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे। डेफिनेशन क्या था कि जो सिंपल यूनिट्स है ये क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए, पर मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप यूं ना समझ ले कि सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होगा, ऑफ कोर्स ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होगा ऑप्टिकली एक्टिव वाला। ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप आपको कभी कभी दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा, कभी कभी अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक यूनिट। पर
अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट के बड़े स्ट्रक्चर को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे वो हमेशा इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब करेंगे। तो इसका मतलब आपको रटना नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दिस, ऐसा बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दिस कंपाउंड, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, and carbohydrates are also compounds which on hydrolysis also produces polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन एकदम दिमाग में जा रही होगी। बड़ा ही सिंपल टर्म्स है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन टर्म्स ज़्यादा है और लिखापटी थोड़ी सी कम है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे मैं जरा आगे आता हूँ क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको सिंपलर यूनिट्स मिलेंगे, और कितने तरह की सिंपलर यूनिट्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और एक जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ठीक है, इनका ही दूसरा नाम होता है मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, ठीक है। तो ये जो मोनोसैकराइड होता है, ठीक है, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मोनोसैकराइड जिनका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब दीज यूनिट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मतलब क्या होगा, मोनोसैकराइड्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगा वही तो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा ना। अगर कॉम्प्लेक्स यूनिट है उसका आप ब्रेक डाउन करोगे तो सिंपल यूनिट्स मिलेंगे। अब सिंपल यूनिट्स का ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो जो जिनका ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसैकराइड्स। तो ऐसा लिखते हैं, मोनोसैकराइड्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये आप इंग्लिश में लिख लेना बाद में सेंटेंस, मोनोसैकराइड्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो हाइड्रोलिसिस में जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में जाने के बाद भी दो कैटेगरी होती है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपको 2 to 10 सिंपल यूनिट्स मिले, 2 to 10 सिंपल यूनिट्स मिलते हैं। सिंपल यूनिट्स यानी कौन, मोनोसैकराइड। इसका मतलब 2 to 10 क्या मिलेंगे, मोनोसैकराइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। और मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया और आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स मिले, मतलब मान लो 100 to 200 यूनिट्स मिल रहे हैं। 100 to 200 कौन से यूनिट्स, ऑफ कोर्स सिंपल यूनिट्स मिल रहे हैं। 100 to 200 सिंपल यूनिट्स मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकराइड्स। क्या कहेंगे, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, वही खुद एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उनको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं वो दो टाइप के हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड और एक जिन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको 2 से 10 सिंपलेस्ट यूनिट यानी मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। और पॉलीसैकराइड्स कैसे यूनिट होते हैं जहां पर हाइड्रोलिसिस करने पे हमको 100-200 मोनोसैकराइड के यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है सैकराइड, 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 है कि नहीं। ये सैकराइड वर्ड क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली इन्हें आम भाषा में हम शुगर्स कहते हैं, ठीक है, शुगर्स कहते हैं। तो शुगर जो है इनका ग्रीक वर्ड होता है सैकरॉन। क्या होता है ग्रीक वर्ड इनका, सैकरॉन। और सैकरॉन का इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होता है सैकराइड, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ सैकराइड, तो सैकराइड का सिंपल मतलब क्या होता है, शुगर। शुगर का सिंपल मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकराइड का मतलब एक ही यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकराइड का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 2 से 10 यूनिट्स होंगे। तो अगर 2 यूनिट होंगे, सिर्फ 2 यूनिट होंगे, तो इन्हें डाइसैकराइड कहा जाएगा, ठीक है। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, डाइसैकराइड। अगर 3 यूनिट होगा तो इन्हें ट्राइसैकराइड कहा जाएगा, ठीक है। अगर 4 यूनिट होगा तो इन्हें टेट्रासैकराइड, 5 होगा तो पेंटासैकराइड, 6 होगा तो हेक्सासैकराइड, ऐसे करते करते 10 होगा तो डेकासैकराइड्स तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पर 10 के ऊपर चले गया तो वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी बताइए,
पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 10 से ज्यादा, यानी 10 से ज्यादा मतलब नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलने लग जाते हैं, मतलब 100-200 के आसपास चले जाएगा उसका यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तब जाके उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ आपको कि ऑलिगोसैकेराइड में भी आगे क्लासिफिकेशन आएगा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक करके इनके भी डेफिनेशंस और डिटेल्स में जाते हैं। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड आर टर्म्ड एज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स के अंदर आगे स्टडी करने के लिए हमको उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टोटल 8 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एकदम बेसिक है, वो 8 स्ट्रक्चर अगर आपको पता होंगे तो आप आगे कोई भी कार्बोहाइड्रेट की स्टडी कर सकते हैं। हालांकि आपको 8 स्ट्रक्चर्स याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, इन 8 में से सिर्फ मैं जो स्ट्रक्चर्स बोलूंगा उतने ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ वही आता है और एग्जाम के नॉलेज के हिसाब से या बुक के नॉलेज के हिसाब से सिर्फ उतना ही आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, पर मैं आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा दिखाई देता हूँ। देखिए कि फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि एक यूं इस तरह से वर्टिकल लाइन रही होती है और उसको कट करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन रही होती है। तो ऐसे जो फॉर्मूला दिखता है उसे हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, जहां पर हमें पता है कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन क्या डिनोट करता है कि यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। और अब अगर ध्यान से देखें तो वर्टिकल लाइन में ये जो है वो टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है ना, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल टर्मिनल लाइन। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी देखो ये लाइन खत्म हो रही है, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वर्टिकल टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये लाइन देखो ये वर्टिकल है लेकिन ये बीच में है ना, ये बीच में है, दो कार्बन के बीच में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल नॉन टर्मिनल लाइन। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी है यहाँ पर और चौक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उम्मीद करता हूँ सुन के आप लिख लेंगे आपके नोटबुक में कि देखिए इस तरह से कुछ फॉर्मूला दिखाई देगा, वर्टिकल टर्मिनल लाइन और बीच में जो होती है कार्बन के उन्हें हम कहते हैं वर्टिकल नॉन टर्मिनल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल टर्मिनल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल टर्मिनल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट bonds are below the plane। इसका मतलब ये बॉन्ड है ना वो एक्चुअल रियल लाइफ में बोर्ड के पीछे जाता हुआ नजर आएगा, बोर्ड के पीछे, यानी ऐसा डैश 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 मुझे बताना चाहिए। ठीक है, और ये वाला भी ऑफ कोर्स वर्टिकल टर्मिनल लाइन है ना, तो ये भी ऐसा बोर्ड के पीछे जाता हुआ नजर आएगा, लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों बॉन्ड्स बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, बोर्ड के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल नॉन टर्मिनल लाइन, वर्टिकल मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, वर्टिकल नॉन टर्मिनल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स ऑन द प्लेन मतलब बोर्ड के ऊपर ही है, तो ये जो बॉन्ड है एग्जैक्टली बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइंस कौन सी लाइन है मुझे बता सकते हैं आप, ये जो दोनों भी लाइंस बताइए मैंने यहाँ पर ऐसे और ऐसे, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, that bonds are above the plane, यानी क्या, बोर्ड के बाहर आपकी तरफ वो बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ से वो कुछ इस तरह से होगा, वेज बॉन्ड जो आपकी तरफ आ रहा है, ये भी कोई एक वेज बॉन्ड रहा होगा जो आपकी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड भी वेज बॉन्ड रहा होगा जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये बॉन्ड भी एक वेज बॉन्ड रहा होगा जो आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं कॉमन सेंसेस में बात करता हूँ तो देखिए हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, देखिए लेट मी राइट इट लाइक दिस, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा ही होगा, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, मैंने जो भी लिखा था आप लिख लीजिए अपने बुक में, कि अगर कोई फॉर्मूला मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए ऐसा कुछ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, तो इससे आप क्या डिनोट करेंगे, इससे आप ये डिनोट करेंगे कि देखो ये वर्टिकल टर्मिनल लाइन है और ये भी क्या है, वर्टिकल टर्मिनल लाइन है, तो ये जो बॉन्ड्स रहे होंगे वो बोर्ड के पीछे रहे होंगे, राइट, बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, आई मीन नॉट इन द प्लेन, आई मीन बिलो द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन आई कैन से, राइट। फिर ये जो एक लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है, करेक्ट, ये दोनों ऑन द प्लेन है, तो देखो ये एक लाइन ऑन द प्लेन है और ये दूसरी लाइन ऑन द प्लेन रही होगी, राइट। बीच में यहाँ पर ऑफ कोर्स ये क्या है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, तो एक कायरल कार्बन यहाँ है, एक कायरल कार्बन बीच में और एक कायरल कार्बन यहाँ पर है, सही बात है, ऑफ कोर्स। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि बॉन्ड अबव द प्लेन रहे होंगे, ठीक है। देखिए बॉन्ड यूं इस तरह से अबव द प्लेन रहे होंगे, तो यहाँ के भी बॉन्ड यूं इस तरह से अबव द प्लेन रहे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो लास्ट के बॉन्ड्स है वो बोर्ड के पीछे जा रहे हैं, बाकी के बॉन्ड्स बोर्ड के ऊपर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बॉन्ड्स है वो बोर्ड के बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, लगता है। तो इसी तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के इन फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो सर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज करने की क्या जरूरत है? दो रीजन है। फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला की खासियत यह है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है, इसलिए ये लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, हर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में कम से कम 3 कार्बन एटम तो होंगे, तो 3-4 कार्बन एटम वाले कंपाउंड जो होते हैं, और ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स है, दैट इज वाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं। आप नॉर्मली इसको कंडेंस फार्मूला या बाकी कोई फार्मूला से इसको नहीं लिख सकते, बॉन्ड लाइन से नहीं लिख सकते, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ओनली। तो पहला कंपाउंड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, देखिए आपको दिखेगा एक अल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप दैट इज कनेक्टेड बाय सिंगल लाइन, और नीचे आपको दिखाई देगा CH2OH दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप। और यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूँ जहाँ पर इस पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। इसको डिड्यूस करते हैं। ये जो कार्बन आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है? ऑफ कोर्स इट्स अ कायरल कार्बन एटम, करेक्ट। तो इसका एक बॉन्ड ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड OH के साथ है, एक बॉन्ड H के साथ है, एक बॉन्ड 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप के साथ है, तो ऑफ कोर्स इसके चारों बॉन्ड अलग है, तो ये कायरल कार्बन ही है, ठीक है। अब और देखो ये जो वर्टिकल लाइन में है, क्या आपको नहीं लगता ये जो बॉन्ड है वो लास्ट का बॉन्ड है इस लाइन का, यानी टर्मिनल लाइन है, तो ये हो गया टर्मिनल वर्टिकल लाइन, और ये भी हो गया एक तरह से टर्मिनल वर्टिकल लाइन। तो ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो बोर्ड के पीछे जाते हुए नजर आने चाहिए आपको, ठीक है। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके जो दोनों बॉन्ड्स है वो बोर्ड के बाहर आते हुए नजर आने चाहिए। तो सर बोर्ड के ऊपर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ ये कायरल कार्बन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से मैंने पहला कार्बोहाइड्रेट यानी पहला मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसी तरह से देखो ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक कार्बन इंक्रीज करते जाऊंगा, देखो, और नीचे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखा है। नाउ आई विल पुट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 एंड 2। तो चेक करो अल्डिहाइड ग्रुप है, 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, ये जो कार्बन है इंटरसेक्शन है यानी कायरल कार्बन रहा होगा, ये भी इंटरसेक्शन है यानी ये कायरल कार्बन रहा होगा, ठीक है। अगेन आई एम पुटिंग अ हाइड्रोक्सी ग्रुप ओवर हियर, हाइड्रोक्सी ग्रुप ओवर हियर, H ओवर हियर एंड H ओवर हियर, लाइक दिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये वर्टिकल टर्मिनल लाइन है, तो बोर्ड्स आर गोइंग बिहाइंड, आई मीन दिस bond is going behind the plane, this bond is also going behind the plane, this bond is vertical non-terminal, so it is staying on the board, correct. This OH is coming out of the board, this H is coming out of the board, this OH is again coming out of the board and this H is again coming out of the board। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको ऑलरेडी फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शन या स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में सिखाई है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आई विल इंक्रीज 1 मोर कार्बन एटम, ठीक है। आई राइट इट समथिंग लाइक दिस के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन और अब 3 लाइन। अब तीनों जो OH ग्रुप है उनको मैंने यहाँ पर रखा है और H ग्रुप है उनको मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। कायरल कार्बन कायरल कार्बन कायरल कार्बन लाइक दैट, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो बोर्ड के अंदर पीछे जा रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है वो भी बोर्ड के पीछे जा रहा है, ये बॉन्ड बोर्ड के ऊपर ही है, ये बॉन्ड बोर्ड के ऊपर ही है, ये वाला बॉन्ड आपके तरफ, ये वाला बॉन्ड आपकी 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 तरफ और ये वाला बॉन्ड भी आपके तरफ, ठीक है, इस तरह से। और मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ जहां पर अब मैं टोटल 4 वर्टिकल लाइंस करूंगा, ठीक है। और नीचे ऑफकोर्स 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप तो रहेगा ही। अब इसमें जरा ध्यान रखना मैं OH की पोजीशन कैसे लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन लगे, राइट। तो ये देखो OH ग्रुप यहाँ लिख रहा हूँ। अब OH ग्रुप को जरा यहाँ लिखता हूँ, फिर से OH ग्रुप यहाँ पर, OH ग्रुप यहाँ पर। OH के ऑपोजिट साइड क्या होता है? H, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। तो जरा ध्यान रखना, खाली इस वाले कंपाउंड में मैंने कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा ध्यान रखना आप कैसे रखा है। मैंने OH को लेफ्ट हैंड साइड रखा है, H को राइट हैंड साइड रखा है, अनलाइक अदर कंपाउंड्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स ये भी कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एंड कायरल कार्बन। तो हाउ मेनी कायरल कार्बन? 1 कायरल कार्बन। हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2। इधर कितने हैं? 3 और इधर कितने हैं? 4। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने कार्बन है? 1, 2 और ये 3। कितने कार्बन हुए? 3, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक बार, हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 बार। तो आपको नहीं लगता कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा?
दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए मुझे इसे कहना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी, और अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। तो आपको नहीं लगता ये अल्डिहाइड का डेफिनेशन आई मीन कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सेम वे इधर देखो, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो इट बिकम्स पॉलीहाइड्रोक्सी एंड अगेन द कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये फिर से क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर से ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, करेक्ट। तो ये सारे के सारे चारों के चारों कंपाउंड जो है वो किसको बिलोंग करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और ऐसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यानी ऐसे मोनोसैकेराइड, इन कंपाउंड्स को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको और कोई यूनिट नहीं मिलेंगे, यही सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को मोनोसैकेराइड कहते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में मैंने बताया, इनको हम प्यार से अल्डोसिस अल्डोसिस कहते हैं। क्यों अल्डोसिस कहते हैं? अल्डोसिस मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कंटेनिंग, ओसिस का मतलब शुगर, और शुगर का मतलब क्या होता है सैकराइड, सैकराइड का सिंपल मतलब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव है और पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो ये चार एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इन चारों एग्जाम्पल का अपन जरा नाम भी लिखेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं प्यार से, 3 कार्बन वाला है इसलिए हम क्या कहते हैं इसे ग्लिसर अल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं ग्लिसर अल्डिहाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। इसे हम क्या कहते हैं राइबोज, RIBOSE, राइबोज। और इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आप चेक कर सकते हैं C6H12O6 है ना। तो मैं आपको गिन के बताता हूँ इसमें कितने कार्बन है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो देयर आर 4 कार्बन एटम्स। अगेन इसमें देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th, तो यहाँ पर 5th कार्बन 5 कार्बन एटम्स है। यहाँ पर देखिए 1 2 दिस इज 3 4 एंड 5, तो एंड दिस वन इज 6, तो इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सब में OH राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है H, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 3rd पोजीशन पर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और H जो है वो राइट हैंड साइड में। तो ये आपको जरा याद रखना है, ठीक है, ग्लूकोज लिखते समय। तो सर क्या फर्क पड़ता है, इसको मैं इधर लिखूँ क्या फर्क पड़ता है? वो तो है तो 3rd कार्बन पे ही ना, फर्क पड़ता है। ये फर्क नहीं पड़ता अगर ये कार्बन कायरल नहीं होता तो। पर आपको पता है कायरल कार्बन का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ये होता है कि उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स यानी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होती है वो बहुत मैटर करती है फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसके OH को इधर और H के इधर कर दोगे तो इसका स्पेटल अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, स्पेटल अरेंजमेंट बिगड़ गया तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बिगड़ गया तो ये कंपाउंड एग्जैक्टली ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएगा। दैट इज वाई आप कोई भी ग्रुप कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से इसको याद रखना होगा। आपको याद कैसे रखना है कि 3 कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिखाई दिया तो ग्लिसर एल्डिहाइड नाम है, 4 कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिखाई दिया तो एरिथ्रोज नाम है, 5 कार्बन वाले का राइबोज नाम है और 6 कार्बन वाले का ग्लूकोज नाम है, ठीक है। तो आप बाद में इसका जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता है कि इसका होता है C6H12O6, उसी तरह से आप इसके काउंट करके भी निकाल सकते हैं, इसका भी और इसका भी। तो आपको होमवर्क में ये करना होगा, ठीक है। और तो और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हमने फिशर्स प्रेसिशन फॉर्मूला सीखा था तो वहाँ पर हमने कैपिटल D एंड कैपिटल L का नॉमेनक्लेचर भी सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिर से वही बात ध्यान में रखनी है कि देखिए फिशर्स प्रेसिशन फॉर्मूला में क्या होता है, मैं आपको लिखा के देता हूँ यहाँ पर कि आप ढूंढ लीजिए लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन। तो इसके अंदर लास्ट कायरल कार्बन क्या है? अरे भाई फर्स्ट और लास्ट यही है, मैंने उसको जरा सर्कल कर लिया। इसके अंदर लास्ट कायरल कार्बन क्या है? ये फर्स्ट है, ऊपर से ही देखेंगे भाई ऑब्वियसली, तो ये क्या है लास्ट, तो इसको सर्कल कर लेंगे, इसको भी सर्कल कर लेंगे और यहाँ पे इसको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। लास्ट कायरल कार्बन के अंदर जो नेगेटिव ग्रुप है, जो नेगेटिव ग्रुप है उसको बॉक्स कर लेंगे। तो ये लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें H है और OH है, तो नेगेटिव ग्रुप कौन है? OH, उसको बॉक्स कर ले, इसको बॉक्स कर ले, इसको भी क्या कर ले बॉक्स, इसको भी क्या कर ले बॉक्स। अगर नेगेटिव ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है,
तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो राइट हैंड साइड में है तो हम उसे कहते हैं कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। माइंड यू, छोटा एल और छोटा डी नहीं बोल रहा हूँ। छोटा एल का मतलब होता है लीनियर रोटेटरी कंपाउंड, छोटा डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। दिस छोटा एल एंड छोटा डी डिनोट्स द ऑप्टिकल रोटेशन, it does not denote the configuration of the compound. This capital L and capital D denotes the configuration of the compound and not the optical activity. Capital L capital D से हमको ये नहीं पता चलता कि मॉलिक्यूल राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इससे नहीं पता चलता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो देखिए इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर है, राइट हैंड साइड पे है, तो ये इसके आगे मुझे कैपिटल डी लिखना चाहिए, तो इट बिकम्स डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये किधर है, राइट हैंड साइड पे है, तो डी एरिथ्रोज, ये डी राइबोज, और ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो सर अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, OH को इधर ले लूं, H को इधर ले लूं, तो ये D के जगह पे क्या हो जाएगा, L। ये OH को इधर ले लूं, H को इधर ले लूं, तो ये D के जगह क्या हो जाएगा, L। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कभी ऐसा कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और बोला कि बताओ इसका नाम क्या है, लेट मी राइट दिस कंपाउंड, मैं लिखता हूँ, देखो, ठीक है, और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देयर आर हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, ऑलराइट। तो 4 कार्बन एटम है, अल्डिहाइड ग्रुप है और पॉलीहाइड्रोक्सी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, बिकॉज फिशर प्रेजेंस फार्मूला में हमको पता है ये जो इंटरसेक्शन होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल 4। तो 4 कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड, कौन था, एरिथ्रोज। तो एक्चुअली इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, एरिथ्रोज, ठीक है। अब डीएल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या होगा, लास्ट कायरल कार्बन क्या है, ये, इसको सर्कल कर लिया, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है, OH, उसको बॉक्स कर लिया। बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो उसके नाम के आगे एल लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी एरिथ्रोज और एल एरिथ्रोज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि लास्ट कायरल कार्बन का नेगेटिव ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो डी लिखा है, लास्ट कायरल कार्बन का नेगेटिव ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इस तरह से नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आना चाहिए। तो जिस तरह से हमने अल्डिहाइड लेके कंपाउंड किया है, तो अल्डोसिस मैंने तो कहा था अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो अब इसी तरह से और 4 कंपाउंड भी आएंगे जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। तो अब वो हम लोग देखते हैं जरा। तो देखिए अगर मुझे कीटोन ग्रुप बनाना होगा तो मुझे पता है कि कीटोन जो है वो एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब मैं पहले कीटोन ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये कुछ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखता हूँ, यहाँ पर भी मैं 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखता हूँ। तो देखिए इसका इन द सेंस अगर मैं देखूं तो इसमें कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। देखो डबल बॉन्ड होता है तो वो उसको हम कायरल कार्बन में नहीं गिनते। ये जो कार्बन उसके पास 2 हाइड्रोजन, दैट इज वाई इसका भी कायरल कार्बन नहीं बोल सकते, इसको भी कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। तो ये जो कंपाउंड है इसमें कोई भी कायरल कार्बन है ही नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है एक्चुअली अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये होता है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। अब ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखें यहाँ CH3 और CH3 होता तो ये एसीटोन दिखता, और यहाँ पर मैंने दोनों CH3 के ऊपर एक OH लगाया, इसलिए मैं इसे कहता हूँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नाउ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, आई नो इट डजंट हैव एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड आई नो इट डजंट हैव any chiral carbon in it, but still this compound manages to be a carbohydrate by the properties of carbohydrate, right? तो ये जो कंपाउंड है एक ही एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर इसके अंदर भले ही डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है। तो याद रखना इट्स अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कीटोन। तो ऑलराइट, विल होल्ड ऑन फॉर दिस एग्जांपल फॉर अ व्हाइल। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ मैं आता हूँ, नीचे एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप और रख लेता हूँ, और यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसके राइट हैंड साइड पर OH रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर H रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन है, ऑफ कोर्स ये कायरल कार्बन होगा। तो इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1 कायरल कार्बन है, ठीक है। और इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप ऑफ कंपाउंड। तो ये अगेन कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक बन सकता है। दूसरा मैं एक और कंपाउंड बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखता हूँ, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप रखता हूँ, और लास्ट में फिर से 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रखता हूँ। इस बार मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, OH ग्रुप अगेन हियर, OH ग्रुप अगेन हियर, इधर H और इधर H। इधर भी कायरल कार्बन है, इधर भी कायरल कार्बन है, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एंड वन मोर कंपाउंड आई विल ट्राई कि यहाँ पर देखो CH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, देन लास्ट में फिर से 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होगा। अब बीच में मैं 3 हॉरिजॉन्टल लाइन करूँगा, जहाँ पर यहाँ पर OH रख रहा हूँ, यहाँ पर OH रख रहा हूँ, यहाँ पर OH रख रहा हूँ, OH के सामने H,
यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 4 कंपाउंड बताए। इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। इस पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इन सभी कंपाउंड्स के अंदर अगर आप देखें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मूला डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये कंपाउंड नहीं कर रहा है, फिर भी मैं इसको इसी कैटेगरी में अभी के लिए गिन रहा हूँ, याद रखिए। तो इट इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ लिखा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के अंदर ये 4 कंपाउंड्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने कायरल कार्बन है? 0। इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1। इसमें कितने कायरल कार्बन है? 2। इसमें कितने कायरल कार्बन है? 3, ठीक है। तो याद रखना ऐसे कंपाउंड जो अल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है और कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कीटोसिस। जैसे पहले वाले को हमने कहा था अल्डोसिस, वैसे इसका नाम क्या है? कीटोसिस। क्यों? क्योंकि कीटो का मतलब होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और ओसिस का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब होता है सैकराइड, और सैकराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोसिस, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एज अल्डोसिस। तो अभी इनका नामकरण करते हैं। ये तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 4 कार्बन में जो अल्डोसिस था उसका नाम था एरिथ्रोज, तो ये 4 कार्बन में जो कीटोसिस है उसका नाम आएगा एरिथ्रूलोज, ठीक है। थोड़ा ही फर्क है, एरिथ्रूलोज, वहां पर एरिथ्रोज था, यहाँ पर एरिथ्रूलोज है। 5 कार्बन वाला कीटोसिस वाला कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो याद कीजिए 5 कार्बन वाले अल्डोसिस का नाम क्या था? राइबोज, तो इसका नाम क्या होगा? राइब्यूलोज, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा नाम लिखने में, राइब्यूलोज, ठीक है। 6 कार्बन में अल्डोसिस वाले का नाम क्या था? ग्लूकोज। यहाँ पर 6 कार्बन वाले में अल्डोसिस का नाम क्या है? ग्लूकोलोज नहीं बोलना है, ग्लूकोलोज नहीं है, इसका नाम है फ्रुक्टोज, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है वहाँ एरिथ्रोज था तो इसका एरिथ्रूलोज हुआ, वहाँ राइबोज था तो इसका राइब्यूलोज हुआ, वहाँ ग्लूकोज था तो इसका ग्लूकोलोज होगा। ग्लूकोलोज ऐसा कुछ होता नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज, ठीक है। डू रिमेंबर इट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगेन डीएल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखते हैं। डीएल नोमेनक्लेचर हम कैसे देखते हैं? सबसे लास्ट कायरल कार्बन पकड़िए, इसमें तो कायरल कार्बन ही नहीं है तो डीएल नोमेनक्लेचर दे ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर कायरल कार्बन लास्ट यही है और फर्स्ट भी यही है, तो इसको पकड़ लिया हम लोग ने, सर्कल कर लिया। इसका नेगेटिव ग्रुप कौन है? OH, उसको बॉक्स करो। कौन सा साइड में प्रेजेंट है? वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो इसके नाम का कैपिटल डी लिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको सर्कल करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो कैपिटल डी लिखना चाहिए। राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना, तो कैपिटल डी लिखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैं इन सब का नाम लिख रहा हूँ और किस तरह से मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने आपको अब तक मोनोसैकेराइड्स के अंदर 8 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ठीक है। और उन 8 स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, लर्न करना है, याद रखना है कौन से नाम का स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है ना। जैसे इसके अंदर देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 6। पर अगर मैं आपसे ऐसा सवाल करूँ कि बताओ फ्रुक्टोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3, देयर आर 3 कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। एंड हाउ मेनी टोटल कार्बन एटम्स? 6। उसी तरह से मैं पूछूं कि ग्लूकोज में बताओ भैया कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 6। अगर मैं आपसे पूछता बताओ भैया ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है, तो पेज घुमाइए, आपने लिखा है उस स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए आप देख सकते हैं 4 कायरल कार्बन है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आपसे कहेंगे कि एल फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो तो डी फ्रुक्टोज का है, तो एल फ्रुक्टोज में क्या होगा? सिर्फ ये जो पॉइंट है लास्ट कायरल कार्बन फ्लिप हो जाएगा, दैट्स इट। OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? पहले तो ये 8 स्ट्रक्चर अच्छे से आपके बुक में लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद में आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको मैंने डी कॉन्फ़िगरेशन बना के दिया है तो आपने घर पे खुद से एल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी के बाद हम आगे की चीज़ें समझ सकेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स मैंने यहाँ तक आपको अच्छी तरह से करा दिया है। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जरा ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड उनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड के बारे में स्टडी करेंगे, और ऐसे करते करते हम धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो दैट्स राइट। इसके अंदर अगर आप टोटल 8 स्ट्रक्चर रखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डू रिमेंबर, आपको सबसे ज़्यादा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऐसा नहीं एंड, आई कैन से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क में बोलेंगे एल ग्लूकोज बनाओ या डी ग्लूकोज बनाओ या एल फ्रुक्टोज बनाओ या डी फ्रुक्टोज बनाओ। तो आपको अच्छी तरह से फिशर फ्लोरेसेंट फॉर्मूला में उसके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। तो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राइबोज, ये तो खैर राइबुलोज है, पर उसके ऊपर जो था अल्डोसिस वाले में वो क्या था राइबोज, उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए क्योंकि वो आगे जाके डीएनए और आरएनए का कंस्टिट्यूएंट बनता है। तो मैं वो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे स्ट्रक्चर की स्टडी तो आगे आगे चैप्टर जो है वो और स्मूथ होते चला जाएगा, वरना यहाँ पर आपको फिर आगे जाके डिफिकल्टी होगी अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का पॉइंट आपको समझ में आया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स की और भी कहानी लेके।